नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान, वरिष्ठ अध्यापक मुस्कान उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़। मोबाइल नंबर 9549615022। जैसा कि आपको मालूम है कि मुस्कान स्कूल ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था करने जा रहा है और पहली क्लास में आज अपन देखते हैं गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 18। गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 18 प्रायिकता। प्रायिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूत्र की। तो सूत्र प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो प्रायिकता को P से व्यक्त किया जाता है। जो प्रायिकता है इसे P से व्यक्त करते हैं, इसे P से दर्शाया जाता है। प्रायिकता में अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से आज इस क्लास में अपन बात करते हैं केवल प्रायिकता से संबंधित परिभाषाएं महत्वपूर्ण, जो हमें सवाल करने में बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले आता है सिक्का, कि एक सिक्के को यदि अपन उछालते हैं तो दो परिणाम आते हैं। एक सिक्के को यदि उछाला जाता है तो दो परिणाम आते हैं। एक आता है चित और एक आता है पट। एक चित और एक पट। चित को कहते हैं हेड और H से लिखा जाता है। चित को कहते हैं हेड और H से लिखा जाता है, तथा पट को टेल कहते हैं, जिसे T से लिखा जाता है। अब सिक्के में कुल परिणाम निकालने का सूत्र। सिक्के में यदि सिक्का एक साथ उछाला जाए, एक सिक्के को यदि 2 बार उछाला जाए, या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, या फिर ये कहें कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, या 10 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, कितने भी सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो उसका सूत्र होता है कुल परिणाम ज्ञात करने का, कि 2 की घात n। 2 की घात n, जहाँ n बराबर सिक्कों की संख्या होती है। जहाँ n बराबर सिक्कों की संख्या। भाई यदि अपन ने एक सिक्का लिया है तो n बराबर 1, 2 सिक्के लिए हैं तो n बराबर 2, और 10 सिक्के लिए हैं तो n बराबर 3। तो n का मान इसमें रख देंगे और कुल परिणाम ज्ञात कर लेंगे। अब इस सूत्र के ऊपर अपन एक सवाल करते हैं, और वे सवाल इस तरह आता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम ज्ञात कीजिए। कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम ज्ञात कीजिए। तो इधर सिक्कों की संख्या n बराबर हो गई 2। इधर सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं? 2। तो n बराबर हो गई 2। तो n बराबर 2, तो कुल परिणाम बराबर 2 की घात 2। इस सूत्र में रख देंगे कि 2 की घात n, तो 2 की घात 2 का मान होता है 4। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उधर n बराबर क्या रख देंगे? 2। 2 की घात 2 का मतलब 4। और यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो n बराबर हो जाएगा 3। तो n बराबर 2 की घात n, तो 2 की घात 3 का मान 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 हो जाएगा। तो यदि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम 8 प्राप्त होते हैं। अब आगे आता है अपना पासा। तो पासे में बात करते हैं अपन पासे की। तो पासे में कुल अंक होते हैं 6, और जो ये फैक्ट लिखाए जा रहे हैं, सीधी सीधी लाइन आपको याद रखनी है, जो अपन को सवाल समझने में बहुत मदद करेगी। तो सीधा सीधा अपन को तो इनको याद रखना है कि पासे में यदि बूझा जाए कुल अंक कितने होते हैं? 6। 1 से लेकर 6 तक। 1 2 1 2 3 4 5 6, तो कुल अंक होते हैं 6। अब इसमें सम अंक 2 4 6,
तो कुल सम अंक कितने हुए? पासे में कुल सम अंक होते हैं 3। इसी प्रकार विषम अंक होते हैं 1, 3, 5। तो विषम अंक होते हैं 1, 3, 5। तो कुल विषम अंक कितने हुए? विषम अंक भी हुए 3। तो सम अंक उनको कहा जाता है जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। जैसे 2 में 2 का भाग जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा। तो इस प्रकार जो सम अंक हैं वे कितने हुए? वे हो गए 3। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं कि विषम अंक वे होते हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। अपन ने देखा कि 1 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, 5 में नहीं जाता। तो 1, 3 और 5 तो विषम अंक हो गए 3। अब आते हैं आगे भाज्य अंक कि पासे में भाई भाज्य अंक कितने होते हैं। तो सबसे पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए कि भाज्य अंक होते क्या हैं। कि भाज्य अंक वे होते हैं जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा, एक और वही संख्या के अलावा अन्य दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, तो वे कहलाते हैं भाज्य अंक। वे कहलाएंगे भाज्य अंक। भाई 1 का भी जाए, खुद उस स्वयं संख्या का भी जाए और तीसरी संख्या का भी भाग जाए, अन्य संख्याओं का भी उसमें भाग यदि चला जाता है तो वे हो जाते हैं भाज्य अंक। तो पासे में जो 4 और 6 2 भाज्य अंक होते हैं। एक 4 होता है और एक 6 होता है। जैसे 4 में 2 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा और 4 खुद का भी जाएगा। तो इसका मतलब कितने हुए? 2। आगे आते हैं अभाज्य। तो अभाज्य अंक वे अंक होते हैं जिनमें 1 का भाग जाए और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, 1 का और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वे अभाज्य अंक कहलाते हैं। वे कहलाते हैं अभाज्य अंक। तो अभाज्य अंक 2, 3, 5। तो इस प्रकार देखा जाए कि पासे में अभाज्य अंक कितने होते हैं। तो अभाज्य अंक होते हैं 3। इनको याद रखना है अपन को कि अभाज्य अंक कितने होते हैं, भाज्य कितने होते हैं, सम कितने होते हैं, विषम कितने होते हैं। अब आगे अपन एक नोट डालते हैं और नोट में देखते हैं कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, जबकि एक को विषम में गिना जाता है लेकिन भाज्य और अभाज्य में नहीं गिना जाता। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य। तो पासे में यदि वही बात करते हैं कि पासे में कुल परिणाम ज्ञात करने का फार्मूला देखते हैं कि 6 की घात n, जहाँ n बराबर पासों की संख्या। पासे में कुल परिणाम ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 की घात n, जहाँ n बराबर पासों की संख्या है, जहाँ n बराबर पासों की संख्या है। तो इस सूत्र के ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम ज्ञात कीजिए। कि भाई कुल परिणाम कितने प्राप्त होंगे वे ज्ञात कीजिए। यहाँ कितने पासे हैं? 2 पासे हैं। तो 2 पासों को यदि उछाला जाता है तो पासों की संख्या n बराबर हो गई 2। पासों की संख्या n बराबर हो गई 2। तो कुल परिणाम का जो सूत्र है वह होगा 6 की घात n। कुल परिणाम बराबर 6 की घात n। तो 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणा 6 बराबर 36 आंसर आ जाएगा। तो अब इसके आगे अगला जो टॉपिक है वे आता है इसमें ताश की गिड्डी। इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड की सवालों की वजह से इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन के आते हैं कि ताश की गिड्डी। ताश की गिड्डी में आपको याद रखना है कि ताश की गिड्डी में
कुल जो पत्ते होते हैं 6 होते हैं और इन्हें ही कहा जाता है कुल परिणाम। ताश की गिड्डी में कुल परिणाम होते हैं 52। ताश की गिड्डी में कुल परिणाम होते हैं 52। अब ताश की गिड्डी के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है और ताश की गिड्डी क्लियर हो जाएगी। ताश की गिड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। इनको अपन 2 रंगों में बांटते हैं, एक लाल रंग और एक काला रंग। 2 रंग के पत्ते होते हैं, एक लाल रंग और 2 काले रंग। जबकि ताश के गिड्डी के इन 52 पत्तों को ताश की गिड्डी के इन 52 पत्तों को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। पहले पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म। पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म। तो इस प्रकार 4 प्रकार होते हैं और प्रत्येक के 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के होते हैं। प्रत्येक प्रकार में 13 पत्ते पाए जाते हैं। तो 13 यदि चारों को जोड़ा जाए तो कुल पत्ते हो गए 52। अब यदि कहा जाए कि भाई लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 13 पान के और 13 ईंट के। 13 पान के और 13 ईंट के, तो 13 + 13 तो 26। लाल रंग के कुल पत्ते ताश की गिड्डी में कितने होंगे? 26 होंगे। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि काले रंग के पत्ते ताश की गिड्डी में कितने होंगे, तो काले रंग के पत्ते एक चिड़ी के और एक हुक्म के होते हैं। तो 13 तो चिड़ी के और 13 हुक्म के। तो इस प्रकार यदि काले रंग के भी टोटल पत्ते देखे जाएं तो कितने? 26 होते हैं। 2 रंग होते हैं, एक काला रंग होता है और एक लाल रंग होता है। तो टोटल पत्ते हुए 26 काले रंग के और 26 लाल रंग के। तो टोटल पत्ते हुए 52। प्रत्येक प्रकार में एक पत्ता होता है। प्रत्येक प्रकार में प्रत्येक प्रकार का एक पत्ता पाया जाता है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं कि भाई इन पत्तों को अब बांटा जाता है कि इनमें से कुछ तो होते हैं नंबर कार्ड, कुछ तो होते हैं नंबर कार्ड और कुछ होते हैं फेस कार्ड। अब पहले बात करते हैं अपन नंबर कार्ड कि भाई नंबर कार्ड क्या होते हैं। नंबर कार्ड 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां जिन पर लिखी होती हैं वे कहलाते हैं नंबर कार्ड। 1 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नंबर कार्ड कहलाते हैं। 1 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड कहलाते हैं। 1 से लेकर कितने? 10 तक नंबर कार्ड कहलाते हैं। तो कुल नंबर कार्ड एक में कितने होते हैं? 10। तो 4 प्रकारों में कितने हुए? 4 दही का 40। तो कुल नंबर कार्ड की बात यदि की जाती है ताश की गड्डी में तो कुल नंबर कार्ड जो होते हैं वे होते हैं 40। तो फेस कार्ड, उसके बाद आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड वे होते हैं जिन पर चेहरा छपा होता है। फेस कार्ड वे होते हैं जिन पर चेहरा छपा होता है, वे फेस कार्ड कहलाते हैं। जिन पर चेहरा छपा होता है वे क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं। गुलाम, बेगम और बादशाह, इन तीनों पर चेहरा छपा होता है। गुलाम, बेगम, बादशाह। तो इस प्रकार कितने हुए? 3। तो फेस जो कार्ड है वे कितने हुए? 3 प्रत्येक होते हैं। लेकिन ताश की गिड्डी में कुल फेस कार्ड 1 में कितने होते हैं? 3। तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4 × 3 = 12। यदि कहा जाए कि ताश की गड्डी में कुल फेस कार्ड
कितने होते हैं, कि ताश की गड्डी में कुल फेस कार्ड कितने होते हैं, तो कुल फेस कार्ड होते हैं 12। अब आगे अपना आता है ए लीप वर्ष। कौन सा वर्ष? ए लीप वर्ष। और ए लीप वर्ष का दूसरा नाम होता है साधारण वर्ष। इनमें साधारण वर्ष, ए लीप वर्ष बोले या क्या कहें, साधारण वर्ष। इसमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि भाई ए लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। ए लीप वर्ष और लीप वर्ष, तो ए लीप वर्ष में दिनों की संख्या, कौन से वर्ष में? ए लीप वर्ष में दिनों की संख्या। ए लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। और ए लीप वर्ष में सप्ताहों की संख्या, ए लीप वर्ष में सप्ताहों की संख्या, तो 365 में, ए लीप वर्ष में दिनों की संख्या 365, तो 365 में 7 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 52 सही 1/7। ए लीप वर्ष में सप्ताहों की संख्या 52 सही 1/7, तो शेष दिनों की संख्या हो गई 1। तो ए लीप वर्ष में शेष दिन कितने बचे? 1। यही चीज़ आपको ए लीप वर्ष में सिर्फ ध्यान रखनी है, जो अपन को सवाल करने के लिए काफ़ी है। अब आती है लीप वर्ष। लीप वर्ष कहें, ए साधारण वर्ष कहें, या इसका एक और नाम होता है अधिवर्ष। इसका एक और नाम होता है अधिवर्ष। इसको ए लीप वर्ष, ए साधारण वर्ष या अधिवर्ष। अधिवर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक दिन अधिक होता है। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। ए लीप वर्ष में कितनी थी? 365। जबकि लीप वर्ष में कितनी है? 366। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? 366। एक दिन अधिक होता है। इसमें सप्ताहों की संख्या निकालेंगे, वही 366 में 7 का भाग दे देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो अपना आ जाएगा 52 सही 2/7। 52 सही 2/7। तो कितने दिन शेष बचे? 2 दिन शेष। जो भाग देने पर शेष बचता है उसे अपन कहते हैं शेष दिन। तो शेष दिनों की संख्या कितनी है लीप वर्ष में? 2। शेष वर्ष जो लीप वर्ष है उसमें शेष दिनों की संख्या देखी जाए तो शेष दिनों की संख्या जो होती है वे होती है 2। अब लास्ट में अपन करते हैं, एक नोट डालते हैं और ध्यान रखते हैं कि सभी प्रायिकता की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रायिकताओं का योग 1 होता है। जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं उन सभी की यदि प्रायिकता जोड़ी जाएं तो उन सबका योगफल जो आएगा वह 1 आता है। अर्थात PA प्लस PA बार, PA प्लस PA बार बराबर 1। तो PA को बोलते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता और PA बार को कहते हैं घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान 1 होता है। अब सेकंड पॉइंट डालते हैं इसमें और सेकंड पॉइंट लिखते हैं कि प्रायिकता का मान, जो प्रायिकता है किसी भी घटना की जो प्रायिकता है उसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है।
भाई 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। अर्थात 0 इज लेस देन इक्वल P इज लेस देन इक्वल 1 कि 0 का मान, इसको सीधा सीधा याद रखना है कि 0 का मान प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 1 के से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या 1 से क्या होगा, छोटा, या फिर 0 के बराबर या 1 के बराबर होता है। तो इसको इस तरह अपन कह सकते हैं कि इस तरह भी अपन इसको याद रखते हैं कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने देखा कि प्रायिकता का जो बेसिक था वे पूरा अपन ने कर लिया है। और अगली जो क्लास 2 है, क्लास 2 में अपन पढ़ेंगे प्रायिकता के सवाल। तो इस प्रायिकता टॉपिक में से राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है जो एक सवाल सेक्शन ए में 1 नंबर का आता है और एक सवाल सेक्शन सी में 3 नंबर का आता है। तो अपन सवालों की बात करते हैं अगली क्लास में। अभी पढ़ते इतना ही। आज अपन ने पढ़ा प्रायिकता का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया और ये आपको कल घर से रिवाइज करके आना है। यदि ये अच्छी तरह आपने पढ़ लिया तो सवालों में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, आपको बिल्कुल स्लो इसी प्रकार आराम से संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया जाएगा। तो आगे मिलते हैं अपन क्लास 2 में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।